और आइए आज शुरुआत करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ी खबर से। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने और उनके खिलाफ साजिश रचने का जो कोशिश है वो तब से है जब वो गुजरात के सीएम थे, वो आज भी जारी। आज उसी एक झूठ को बेनकाब करेंगे कि मोदी से हारे हर मंच पर तो अब सिर्फ झूठ के सहारे हैं। पहली तस्वीर से शुरुआत करूंगा। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देख रहे हैं, कल राष्ट्रपति को फेयरवेल दिया गया, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को। ये उनके फेयरवेल की तस्वीर है। प्रधानमंत्री खुद रिसीव करने पहुंचे और गेट से रिसीव करके संसद के सेंट्रल हॉल तक लेकर आए। ये परंपरा है, प्रधानमंत्री ने ससम्मान इसे निभाया। लेकिन उसके बाद एक तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की जाने लगी अचानक, और वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। और कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति का अपमान किया है। वो तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, राष्ट्रपति आ रहे हैं हाथ जोड़े हुए, प्रधानमंत्री देख तक नहीं रहे, प्रधानमंत्री दूसरी तरफ देख रहे हैं। कहा जा रहा है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को इग्नोर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा जा रहा है उन्होंने एक दलित राष्ट्रपति का अपमान किया। फुल स्क्रीन जरा इस तस्वीर को लीजिए। यह वीडियो वायरल है और बार बार यह कहा जा रहा है इस वीडियो के जरिए। देखिए जरा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद विदाई समारोह में आगे बढ़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं, सबके आगे नमस्कार करके आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री उनकी तरफ देख भी नहीं रहे और कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। यह वीडियो सबसे ज्यादा वायरल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जाते जाते तो कम से कम उनका सम्मान करते। यह झूठ प्रधानमंत्री मोदी के बारे में फैलाया जा रहा है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सभी सांसदों से मिलते हुए आगे बढ़ते हैं। पीयूष गोयल साहब उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ देख रहे हैं, उनकी तरफ देख ही नहीं रहे। और इस तस्वीर के बाद एक के बाद एक ट्वीट किए गए। ये पूरी तस्वीर, ये पूरा वीडियो ट्वीट किया गया। और देखिए ट्वीट करके क्या लिखा जा रहा है इस वीडियो के जरिए। देखिए लिखा जा रहा है, अलग अलग नेता, बड़े बड़े नेता देश के ट्वीट कर रहे हैं। और सबसे पहले देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस तस्वीर के साथ लिखा क्या, ऐसा अपमान, वेरी सॉरी। वो लिख रहे हैं, मूव कीजिए इसे, ये लोग ऐसे ही हैं, ये शब्द है उनके पीएम के लिए, आपका कार्यकाल खत्म। आगे वो लिख रहे हैं, अब आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की इस तस्वीर के साथ लिखा है। कांग्रेस की नेता प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में बैठती हैं सुप्रिया श्रीनेत, उन्होंने भी ट्वीट किया इस तस्वीर को और लिखा, जहां तेरी ये नजर है, प्रधानमंत्री पर हमला किया। राजस्थान कांग्रेस ने भी लिखा, प्रधानमंत्री मोदी दलित राष्ट्रपति को नजरअंदाज कर रहे हैं। देखिए कैसे पीएम के बारे में झूठ परोसा जा रहा था। SC/ST प्रकोष्ठ आरजेडी के, उन्होंने लिखा, कैमरा जीवी के दिल में दलित पिछड़ों के लिए सम्मान। और YSR क्या लिख रहे हैं, YSR सोशल मीडिया प्रमुख TRS के लिख रहे हैं, जब फोटोग्राफ निवर्तमान राष्ट्रपति से अधिक महत्वपूर्ण हो। वो लिख रहे हैं, रोहन गुप्ता लिख रहे हैं, डोंट डिस्टर्ब। ये सारे ट्वीट सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, ये कहते हुए कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति का अपमान किया। यह एक सियासी झूठ का खेल है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पहले दिन से हो रहा है। पहले दिन से उन्हें इसी तरह गिराने की कोशिश हो रही है। लेकिन सच मैं आपको बताऊंगा इस तस्वीर के पीछे का सच, जिसे जानबूझकर छिपाया जा रहा है और झुठलाया जा रहा है। देखिए जरा, कल दरअसल 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की विदाई हो गई। घंटों चले विदाई समारोह में 6 सेकंड का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया गया। इस छोटे से वीडियो में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री मोदी, पीयूष गोयल और कुछ कैमरामैन दिख रहे हैं। वायरल वीडियो में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जब हाथ जोड़कर अभिवादन करते दिख रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की नजर दूसरी तरफ है। पीएम की नजर रामनाथ कोविंद की तरफ नहीं है। और इसी आधार पर विपक्षी पार्टियां सोशल मीडिया पर तरह तरह के झूठे दावे करने लगी। अब देखिए, सच मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अमित मालवीय ने एक दूसरा ट्वीट किया, बीजेपी के नेता हैं, 16 सेकंड का एक वीडियो साझा किया जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सभी नेताओं का अभिवादन कर रहे हैं। यह है सच। इस वीडियो को देखिए जरा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जेपी नड्डा साहब से नमस्कार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री, ये देखिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके साथ नमस्कार किया। उसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आगे बढ़े तो पीछे जो सांसद खड़े हैं
तब वो पीछे वाले सांसदों को नमस्कार करने लगे और फिर आगे पीयूष गोयल खड़े थे तो उनके साथ उन्होंने नमस्कार किया। ये जो तस्वीरें हैं ये सच बता रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही ये देखिए तस्वीरें, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के सामने हाथ जोड़कर पीएम मोदी खुद भी खड़े हैं, उन्हें नमस्कार कर रहे हैं, हाथ जोड़कर अभिवादन करते दिख रहे हैं। कैसे आपने देखा कि कटे छटे वीडियो के जरिए विपक्ष ने सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि धूमिल करने की कोशिश की है। यह प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर चलता है। इस तरह के वीडियो आपके मोबाइल पर भेजे जाते हैं और कहा जाता है देखिए पीएम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में आपको दिखा रहा हूं यह कौन करता है। इसके लिए बाकायदा बड़ी बड़ी मशीनरीज, विंग्स सोशल मीडिया की हैं जो काम करती हैं इस झूठ को परोसने में। अमित मालवीय ने ट्वीट किया और लिखा, तेजी से फैल रहे विपक्ष के इस झूठ को बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने बेनकाब कर दिया है। उन्होंने लिखा, जिनके झूठ हर रोज पकड़े जाते हो और अपमान सहना आदत, उन्हें लोगों का सम्मान कैसे किया जाता है क्या पता। तो ये सिर्फ एक झूठ बेनकाब किया है मैंने, लेकिन आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं मैं अगला झूठ। उससे पहले आपको सुनवाऊं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस झूठ पर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। संजय सिंह एक सांसद है, एक एडिटेड क्लिप डालते हैं, उस एडिटेड, डॉक्टर्ड और क्रॉप्ड क्लिप के आधार पर ऐसे कार्यक्रम के विषय पर आरोप लगाते हैं एक आधी अधूरी एडिटेड क्रॉप्ड वीडियो के माध्यम से। और जब पूरी वीडियो आपके पास, पूरी वीडियो भी है, आपके कई सारे समाचार चैनल्स पर मैंने देखी भी है, इसमें दिख रहा है साफ साफ कि बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी का अपमान किया। और जो पूरी वीडियो है उसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि किस प्रकार से पूरे सम्मान के साथ प्रधानमंत्री जी ने हाथ जोड़कर उनको जो विदाई समारोह के समय नमन किया, उनको उनका शुक्रिया अदा किया, धन्यवाद किया। और देखिए कांग्रेस का झूठ बेनकाब हो गया, ट्विटर ने भी बड़ा एक्शन ले लिया। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने बड़ा एक्शन लिया है उन अकाउंट्स पर जिन्होंने दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रोपेगेंडा के तहत इस वीडियो को ट्वीट किया था। आम आदमी पार्टी की अफवाह पर ट्विटर का यह एक्शन है और इसके अलावा कुछ और नेता थे जिन्होंने ट्वीट किया था। ट्वीट को गुमराह करने वाला बताया है ट्विटर ने। यह दिखा रहा हूं मैं आपको, ये देखिए, रोहन गुप्ता कांग्रेस के नेता हैं जिन्होंने वीडियो ट्वीट किया था, लिखा है देखिए स्टे इन्फॉर्म्ड। ये ट्विटर ने एक्शन लिया है इन ट्वीट्स पर जो प्रोपेगेंडा फैला रहे थे। यह है तस्वीर ट्विटर के एक्शन की, लेकिन प्रधानमंत्री के खिलाफ यह पहला प्रोपेगेंडा नहीं है। इस तरह के झूठ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ परोसे जाते रहे सोशल मीडिया पर सिर्फ उन्हें बदनाम करने के लिए। उसी तरह की एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, देखिए। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक स्तंभ को इनॉग्रेट किया था। यह जो आप देख रहे हैं यह अशोक स्तंभ है जो कि पार्लियामेंट, वो जो नई संसद बन रही सेंट्रल विस्टा, उसके ऊपर यह अशोक स्तंभ है। कहा गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे 2 बार कपड़े बदल लिए, पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर। कहा गया प्रधानमंत्री ने 2 बार कपड़े बदल लिए। जरा इसे फुल स्क्रीन लीजिए एक बार। इस तस्वीर को वायरल किया गया, कहा गया देखिए पीएम मोदी जाते हैं किसी समारोह में तो इतना वक्त मिलता है कि बार बार कपड़े बदल लेते हैं। आइए मैं आपको बताऊं ये जो अफवाह है ये क्या अफवाह थी और कैसे इसे परोसा गया। ये देखिए जरा, ये आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं इधर। प्रधानमंत्री की 2 तस्वीरें ये वायरल की गई जानबूझकर, उसी मशीनरी ने, उसी प्रोपेगेंडा फैलाने वालों ने। प्रधानमंत्री ने अशोक स्तंभ की प्रतिमा का अनावरण किया था और 11 जुलाई को पीएम ने प्रतिमा का दरअसल अनावरण किया था। नई संसद भवन की छत पर प्रतिमा स्थापित की गई बाकायदा, और इसी दिन की 2 तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल की गई कि पीएम के पास इतना वक्त है कि बार बार कपड़ा बदल के आते हैं। दावा किया गया कि पीएम ने कपड़े बदले, पहले एक कपड़े पहने थे, बाद में दूसरे कपड़े पहन लिए। एक ही कार्यक्रम में 2 बार कपड़े बदलने का दावा किया गया। लेकिन अब वो मैं आपको ट्वीट भी दिखाऊंगा जो वायरल था, वो ट्वीट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, क्या क्या लिखा जा रहा है उसमें और कैसे उसे साझा किया जा रहा है, इसका सच क्या है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, लिखा है चुटकी में कपड़े, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। इन तस्वीरों को साझा किया गया, बाकायदा सोशल मीडिया विंग वाले ये सब करते हैं। नीचे का ग्रिड हटाइए और देखिए जरा, ये देख रहे हैं आप, ऊपर लिखा है चुटकी में कपड़े बदले, ऊपर लिखा है सुपरमैन। अब इसके पीछे का सच क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं।
इस झूठ की पोल खोलने जा रहा हूं। इस सब के पीछे देखिए कैसे झूठ को गढ़ा गया। दरअसल मैं आपको बताऊं, 11 जुलाई को नई संसद की छत पर अशोक स्तंभ की मूर्ति के अनावरण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी और जेडीयू के नेता हरिवंश नारायण सिंह मौजूद थे। हर कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम में पीएम मोदी और ओम बिरला ने पूजा अर्चना भी की, जिसमें पीएम मोदी साफ तौर पर नीले रंग की नेहरू जैकेट में आपको अभी नजर आ रहे हैं। पीएम ने पूरे विधि विधान के साथ अशोक स्तंभ की स्थापना की और हर वक्त पीएम इस नीले रंग के नेहरू जैकेट में, जैसा वो अमूमन पहनते हैं, इसी तरह का जैकेट उन्होंने नीला पहना हुआ था। पूजा जब खत्म हुई, पूजा खत्म होने के बाद पीएम मोदी को पंडित ने भगवा रंग की चुनरी ओढ़ाई। तस्वीरों में आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से जारी इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने नीले रंग की नेहरू जैकेट के ऊपर भगवा रंग की चुनरी ओढ़ रखी थी, लेकिन सोशल मीडिया पर इस भगवा रंग की चुनरी की तस्वीर को इस्तेमाल कर भ्रम फैलाया गया और पीएम मोदी की छवि को खराब करने की कोशिश की गई। यह है उस कैसे झूठ फैलाया जाता है। अब एक और झूठ दिखाने जा रहा हूं। यह व्हाट्सएप पर आपके आता होगा, फेसबुक पर आप देखते होंगे, ट्विटर पर आप देखते होंगे। यह जानबूझकर इसी तरह की मशीनरी जिन पर बहुत पैसा खर्च होता है प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए। एक और तस्वीर देखिए। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री एक विदेशी दौरे पर थे और देखिए ऊपर टैक्सी लिखा। फुल स्क्रीन लीजिए, पिछले दिनों की तस्वीर है। एक प्रोपेगेंडा आज मैं फ्लॉप कर रहा हूं तो सबको बेनकाब कर रहे हैं। देखिए जरा, प्रधानमंत्री ऊपर क्या, ये देख रहे हैं आप, प्रधानमंत्री उतरे, विदेश में थे और लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी की स्थिति यह है कि विदेश में टैक्सी से आ जा रहे हैं, टैक्सी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है हिंदुस्तान के पीएम को। यह स्थिति है विदेश में। यह गढ़ा गया, इस कहानी को गढ़ा गया कि प्रधानमंत्री टैक्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह तो अपमान की बात है। अगली तस्वीर दिखाई, लेकिन उसकी असली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। कोई टैक्सी नहीं, नंबर प्लेट भी झूठी थी और ऊपर भी देखिए टैक्सी का कोई चिन्ह या निशान या बोर्ड नहीं लगा है। इस झूठ को कैसे बेनकाब करेंगे, इस प्रपंच को कैसे इसकी पोल खोलने वाले हैं, यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दो तस्वीरों के जरिए। कब हुआ ये और आखिर इसकी हकीकत क्या है। पिछले साल पीएम मोदी दरअसल इटली के दौरे पर थे और इस दौरान अक्टूबर 2021 में G20 शिखर सम्मेलन में वो शामिल हुए थे। 29 और 31 अक्टूबर रोम, इटली और वेटिकन सिटी में थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी दौरे को लेकर अफवाह को फैलाया गया। इटली में थे जिस वक्त ये कहा गया। ये दो गाड़ियां आपके सामने आ गई। ये देखिए शानदार ग्राफिक्स आप देख रहे हैं। दो गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं। पहली गाड़ी देखिए जिस पे लिखा है टैक्सी, और दूसरी गाड़ी जिस पे कोई टैक्सी का बोर्ड नहीं लगा। तो झूठ यह है कि इटली में प्रधानमंत्री को कार तक नहीं मिली, यह कहा गया, सोशल मीडिया पर परोसा गया, फैलाया गया। प्रधानमंत्री मोदी टैक्सी में सफर कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री टैक्सी में सफर कर रहा। विदेश में मोदी की बेइज्जती हो रही है। जो इस तरह के मोदी विरोधी हैं उन्हें बड़ा आनंद आता है इन तस्वीरों को देखकर। इटली में अपमानजनक व्यवहार हुआ, यह तक कहा गया, लेकिन यह झूठ परोसा जाता है। उनकी जो खुशी है वो कैसे दुख में बदल जाती है इस तस्वीर, दूसरी सच के साथ। 30 अक्टूबर को पीएम मोदी वेटिकन पहुंचे थे। हकीकत यह है पीएम की कार पर टैक्सी नहीं लिखा हुआ था। पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर बाकायदा दिया गया इटली में और पोप फ्रांसिस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की थी। मीटिंग सिर्फ 20 मिनट निर्धारित थी, लेकिन मीटिंग घंटे भर चली। सोचिए, अब यह बताता है कि प्रधानमंत्री के रिश्ते कैसे हैं। गरीबी और जलवायु परिवर्तन पर बाकायदा बात हुई इस बैठक में। तो यह है सच और झूठ। इसलिए सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, पहली नजर में उस पर बिल्कुल यकीन मत करिए। आइए अब आपको तस्वीर भी दिखा देता हूं उस गाड़ी की जिसमें टैक्सी लिखा जरूर था, लेकिन वो सच क्या है यह है वो देखिए। गाड़ी, प्रधानमंत्री उतरे, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और ये देखिए कहीं गाड़ी में टैक्सी नहीं लिखा हुआ है। पोप खुद उनसे मिलने आए, 20 मिनट की मुलाकात थी और 1 घंटे तक चली। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं अंदर की तस्वीर। ये जब प्रधानमंत्री निकले, ये कार खड़ी है, कहीं टैक्सी नहीं लिखा हुआ आप देख रहे हैं, नंबर प्लेट भी टैक्सी की नहीं है। तो ये झूठ प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कैसे परोसा जा रहा था, यह मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं। बहरहाल ऐसा प्रधानमंत्री कहते हैं उनको गाली देने वाले, उनको कोसने वाले दुनिया में बहुत हैं, देश में बहुत हैं, और जितना
ज्यादा कीचड़ होगा उनके ऊपर उछाला जाएगा, उतना ही कमल खिलेगा। वो जवाब में विरोधियों को ये कहते हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर यह है, पिछले 2 दिन से बहस हो रही है कैश पर। प्रधानमंत्री ने कभी कहा था न खाऊंगा और न खाने दूंगा। आज ये कैसे सच हो रहा है ये मैं आपको बताता हूं। ये आप देख रहे हैं जो कैश निकला है, कैश ही कैश जो आपको नजर आ रहा है। ईडी ने ये कैश पकड़ा है। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, यही प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगली तस्वीर पूजा सिंघल की आप देख रहे हैं। पूजा सिंघल के ठिकानों से 19 करोड़ का कैश निकला था उनके सीए से। सत्येंद्र जैन जो कि जेल में है, ईडी के शिकंजे में आए, 2 करोड़ से ज्यादा का कैश करीबी से मिला था। अगली तस्वीर दिखाइए। ये देख रहे हैं शिबू सोरेन, ये हेमंत सोरेन के एमएलए के यहां रेड पड़ी तो 18 करोड़ रुपए निकले थे। प्रधानमंत्री की बात सही है, न खाऊंगा न खाने दूंगा, किसी को खाने नहीं दे रहे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। पटना के इंस्पेक्टर के घर से भी करोड़ों रुपया निकला था। तो सवाल ये ईडी से, अब आप सोचिए, जो प्रधानमंत्री ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, कौन परेशान है? वही परेशान है, वही ईडी को तोता कह रहा है जिसे काली कमाई का डर होगा। वही ईडी से को कह रहा है कि ये बीजेपी की तरह और पार्टी की तरह उनकी एक विंग की तरह काम कर रही है जिसे ईडी से डर होगा। जरा रिपोर्ट देखिए, फिर आगे की कहानी आपको बताऊंगा। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है न खाता हूं न खाने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने से पहले ही कह दिया था न खाऊंगा और न खाने दूंगा। यही वजह है कि देश की एजेंसी ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट काली कमाई के धन कुबेरों पर रेड कर कैश ही कैश निकाल रही है। बंगाल से मिला ये नोटों का जखीरा उसी ईडी की कार्रवाई का नतीजा है। इसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक को पूछताछ के लिए बुलाया था और तब विपक्ष ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। गजब की एजेंसी है भाई, पीठ थपथपा रही है। ये तो तोता का काम करती है, इसमें तो हमको बोलने की जरूरत नहीं है। पिट्ठू ईडी के पीछे छुपकर कायर मोदी सरकार सच पर वार कर रही है। सोनिया जी सच की लड़ाई लड़ रही हैं। ये संस्थाएं हमारे ही सरकारों ने खड़ी की हैं, लेकिन इनके दुरुपयोग के खिलाफ हमारा सत्याग्रह है। राहुल जी 5 दिन अपीयर हुए, 11 घंटे उनसे पूछताछ की गई। सारे सवालों का जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन लोकतंत्र में जिस तरह मिसयूज हो रहा है एजेंसीज का, उसके विरोध में हम नॉन वायलेंट तरीके से, गांधीयन तरीके से विरोध करते हैं। वो हमारा अधिकार है, लेकिन अधिकार को छीना जा रहा है, बल प्रयोग किया जा रहा है और इस लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में विपक्ष को, उसकी आवाज को कुचलने का काम हो रहा है। विरोधी जिस ईडी पर हमला करते हैं, उसकी कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं, वही ईडी काली कमाई के ढेर निकालकर देश के सामने रख रही है। ऐसे में ईडी जैसी एजेंसी पर सवाल उठाने वालों पर ही सवाल खड़ा होता है। कौन कहता है भ्रष्टाचार करने की जरूरत होती है? भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है न खाता हूं न खाने दूंगा। अब सोचिए, प्रधानमंत्री कह रहे हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। ईडी अपना काम कर रही, ये पैसा जो काली कमाई है कहां से निकल कर आ रही? आखिर कौन कौन और क्यों खौफजदा है? सबसे पहले देखिए ईडी ने क्या एक्शन लिया। सत्येंद्र जैन और करीबी के घर पर रेड की, 2 करोड़ 82 लाख रुपए कैश बरामद हुआ। यहां से मूव कीजिए फास्ट। छापेमारी में 133 सोने के सिक्के भी मिले। अब देखिए ईडी की रेड झारखंड में जो हुई, सोरेन के विधायक पर छापा पड़ा और 18 ठिकानों पर ईडी ने रेड की। 5 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला। ये वही एजेंसी है जिसको बता रहे हैं कि ये एजेंसी दरअसल बीजेपी की तरह की विंग की तरह काम कर रही। ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल पर भी रेड की झारखंड में। हुआ क्या? घोटाले को लेकर छापेमारी की गई और इस छापेमारी में 19 करोड़ से ज्यादा का कैश ईडी ने ही निकाला था। सीए के ठिकाने से मिला था यह पैसा। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, मूव कीजिए फास्ट। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये है ईडी का एक्शन
और ईडी इसी तरह से एक्शन ले रही है बंगाल में भी। जो पैसा निकल रहा है वो ऐसा ही नहीं निकल रहा। आइए मैं आपको दिखाऊं, बंगाल में ये जो आप देख रहे हैं ये है अर्पिता मुखर्जी, जिन्हें ईडी ने आज कोर्ट में पेश किया, जिनके घर से 21 करोड़ रुपए मिला था। अर्पिता मुखर्जी को कोर्ट में पेश किया गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, अगली तस्वीर दिखाइए। पार्थ चटर्जी को आज हॉस्पिटल ले जाया गया, एडमिट किया गया कार्डियोलॉजी में। आखिर सवाल यह है कि कोर्ट में इन्हें ले जाया गया, कोर्ट में इन्हें पेश किया गया, तो कोर्ट में क्या हुआ यह आपको बताऊंगा, फिर सुनवाऊंगा भी कि आखिर अर्पिता मुखर्जी कैसे झोपड़ी से बड़े बंगले और फ्लैट तक पहुंच गई, कैसे 21 करोड़ रुपए उन्हें मिले। देखिए जरा कोर्ट में क्या हुआ। ईडी के वकील ने कहा अर्पिता मुखर्जी पार्थ चटर्जी की करीबी हैं, बहुत सारा पैसा, विदेशी पैसा भी मिला है उनसे। कुल 21 करोड़ 94 लाख रुपए बरामद किए गए, अली बाबा के खजाने की तरह, यह ईडी के वकील ने कहा। इसलिए हम ईडी रिमांड मांग रहे हैं अर्पिता मुखर्जी की। अब हम जानना चाहते हैं कि इस पैसे का इस्तेमाल कहां किया गया, यह कोर्ट में कहा गया। अर्पिता के वकील ने कहा पार्थ चटर्जी का करीबी सहयोगी नहीं है, यानी अर्पिता और पार्थ में कोई करीबी नहीं है, इस दावे को खारिज करें। उनके वकील ने कहा अंतरिम जमानत के लिए हम आवेदन कर रहे हैं, इन्हें जमानत दी जाए। कोर्ट ने कहा अर्पिता को हम 1 दिन की रिमांड में भेजते हैं, 1 दिन की रिमांड में अर्पिता फिलहाल। इसके अलावा हाईकोर्ट में अगली सुनवाई हुई पार्थ चटर्जी को लेकर। पार्थ के लिए ईडी के वकील ने कहा पार्थ प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं। कहा गया अपने पावर का पार्थ दरअसल इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर कोर्ट ने कहा पार्थ की मेडिकल रिपोर्ट दीजिए। ईडी के वकील ने कहा रिपोर्ट सिर्फ भर्ती कराने के लिए हेरफेर हुआ है और भर्ती होने के बाद वो ईडी अधिकारियों को धमका रहे हैं, यह तक कहा गया। अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार पार्थ चटर्जी स्वस्थ हैं, रिमांड के बाद वो आईसीयू में भर्ती हो जाते हैं और पहले आदेश तक मेडिकल पर कोई अपील नहीं की। इस पर ईडी के वकील ने कहा अस्पताल की अवधि को हिरासत में ना माना जाए, क्योंकि ऐसे तो पार्थ चटर्जी हिरासत में ईडी के, लेकिन है अस्पताल में, तो ईडी के वकील ने कहा वो जब तक अस्पताल में है उन्हें हिरासत में ना माना जाए। अगर पार्थ चटर्जी को उपचार की जरूरत है तो हम उन्हें दिल्ली के बड़े अस्पताल ले जा सकते हैं। ईडी पार्थ चटर्जी को ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाकर पूछताछ करना चाहती है। कोर्ट ने कहा क्या कार्डियोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एचओडी को लाना संभव होगा। कोर्ट ने कहा कल पार्थ की 11 बजे जांच की जाएगी और रिपोर्ट्स के साथ उन्हें पेश किया जाए। इस मामले में ऑर्डर सुरक्षित रख लिया है अदालत ने। आइए अब आपको मैं सुनवाता हूं अर्पिता क्या कह रही हैं। कोर्ट में आज पेश किया गया था, कोर्ट से जब बाहर आई 1 दिन की रिमांड पर है, जरा सुनिए। मैं कानून के ऊपर आस्था रखती हूँ। जी कानून के ऊपर आस्था रखती हूँ। मैं किसी के साथ कोई संबंध नहीं, कोई कुछ नहीं है, जो भी होगा। और आइए अर्पिता को आपने सुना, अब मैं बताता हूं अर्पिता के बारे में। अर्पिता मुखर्जी एक छोटे से परिवार से कैसे करोड़पति हो गई, कैसे झोपड़ी से निकलकर, झोपड़ी में रहती थी छोटे से कुटिया में, वहां से निकलकर करोड़ों के फ्लैट तक पहुंची। न सिर्फ करोड़ों के फ्लैट तक बल्कि घर में भी करोड़ों रुपया कैसे मिला है यह मैं आपको बताऊंगा। देखिए जरा, आपको बताऊं कि बेलघरिया के दीवान पारा में एक बहुत साधारण घर में रहने से लेकर दक्षिण कोलकाता के पॉश हाई राइज कॉम्प्लेक्स में कई फ्लैट्स की मालकिन हो गई। मूव कीजिए इसे। कई फ्लैट्स की मालकिन हो गई अर्पिता मुखर्जी। कैसे आखिर उन्होंने फ्लैट बनाए, नेल आर्टिस्ट से लेकर एक मॉडल, एक्ट्रेस और फिल्म निर्माता बनने तक अर्पिता मुखर्जी ने यह सफर महज 2 दशकों में पूरा किया। इन 20 वर्षों में अर्पिता को देखने वाले भी उसकी दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की देखकर हैरान थे। अब एसएससी स्कैम में ईडी की गिरफ्त में आई अर्पिता की तरक्की का रास्ता सामने आ गया। नकटला उदयन संघ की पोस्टर गर्ल कभी अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता होती थी। अर्पिता ने उन्हें रिप्लेस किया तो यह चर्चा का विषय बन गया। हालांकि अर्पिता के ऊपर मंत्री पार्थ चटर्जी का हाथ होने की गुपचुप चर्चा हमेशा सियासी गलियारों में चलती रही। शुक्रवार को जब ईडी ने उनके टॉलीगंज के फ्लैट में 21 करोड़ से ज्यादा का कैश मिला, बरामद किया,
79 लाख रुपए के सोने के आभूषण और 54 लाख रुपए की विदेशी मुद्रा, 22 से 23 मोबाइल फोन जब्त किए तो अर्पिता अचानक लाइमलाइट में आ गई। आपको बताऊं कि अर्पिता मुखर्जी ने 2004 के आसपास मॉडलिंग में अपना करियर शुरू किया और एक नेल आर्टिस्ट के रूप में अपना नाम भी बनाया। उन्होंने पटुली, लेक व्यू रोड और बैरकपुर में 3 नेल आर्ट शोरूम खोले। अपने मॉडलिंग करियर पर काम करते हुए उन्होंने बंगाली फिल्मों में छोटी भूमिकाएं उन्हें मिलने लगी। कुछ लोकप्रिय अभिनेताओं प्रोसेनजीत चटर्जी और जीत के साथ भी वो छोटे छोटे रोल उन्होंने किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। वो एक अच्छी फैशन सेंस वाली मासूम लड़की के रूप में सामने आई, जानकार ये कहते हैं, और वो एक रूढ़िवादी परिवार से आती थी। उनके पास कार तक नहीं थी और शूटिंग के दौरान वो सार्वजनिक परिवहन यानी बस से आती जाती थी। अर्पिता की एक छोटी बहन है जिसकी शादी हो चुकी है और उनकी मां मीनाती मुखर्जी बेलघरिया में अब्दुल लतीफ स्ट्रीट पर अपने पैतृक घर में रहती हैं। अपर्णा हफ्ते में 2 बार अपनी मां से मिलने जाती थी। अपर्णा के जो पिता हैं वो केंद्र सरकार में नौकरी करते थे, यानी गवर्नमेंट जॉब में थे। उनके अचानक निधन के बाद अर्पिता को नौकरी की पेशकश की गई थी, लेकिन अर्पिता ने नौकरी करने से मना कर दिया। वो मॉडलिंग और एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी। उनके कई उड़िया फिल्मों में उन्होंने पहले काम किया है, लेकिन फिल्में बहुत ज्यादा नहीं चली। अब अर्पिता का एक वीडियो वायरल हो रहा है इस वक्त। वो बता रही हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो बताता है कि कैसे अर्पिता ने तरक्की की सीढ़ियां चढ़ी हैं। सुनिए जरा। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत ना तुम्हारा वक्त है। जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच के देना, लौटता नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत ना तुम्हारा वक्त है। जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच के देना, लौटता नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत ना तुम्हारा वक्त है। जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच के देना, लौटता नहीं है। और आइए अब आपको बताता हूं ये जो काली कमाई हो रही है ये कैसे होती है सरकार में। इसका तरीका है कट मनी। कट मनी आपने सुन लिया, लेकिन ये कट मनी भला क्या है ये आपको बताता हूं। दरअसल ये रिश्वत का और रिश्वतखोरी का एक सीधा रास्ता है जहां से पैसा आता ही आता है। कट मनी दरअसल एक तरह का कमीशन है। कमीशन कैसे लिया जाता है? खासतौर से सत्ताधारी दल ये कमीशन वसूलते हैं अगर आपकी सरकार है। वसूली में नेता और कार्यकर्ता भी बाकायदा शामिल होते हैं, पूरा तंत्र। सत्ता से जुड़े अफसर भी ये कट मनी लेते हैं। सरकार के द्वारा स्वीकृत राशि पर भी ली जाती है कट मनी। उदाहरण आपको दे रहा हूं, 100 रुपए की कोई योजना है तो कट मनी 25 रुपए, यानी योजना के लिए आपको पैसा मिलेगा 100 रुपए तो 25 रुपए रिश्वत में जाएंगे ही जाएंगे। यह कट मनी अनौपचारिक गैर कानूनी वसूली होती है। दरअसल आयकर से, इनकम टैक्स से बचने के लिए वसूली हमेशा नकदी में होती है बाकायदा। वसूली के इस पैसे को नीचे से ऊपर तक बांटा जाता है। बंगाल में मजदूरों से भी कट मनी वसूली जाती है और पश्चिम बंगाल में कट मनी का खेल नया नहीं है, बहुत पुराना है। पहले भी आरोप लगते रहे। वामपंथी शासन के समय से यह चलता आ रहा है, जो अब तक जारी है। 2019 में बंगाल सरकार इस मुद्दे पर घिर गई थी। सरकार ने कट मनी लौटाने का फरमान सुनाया था। और आइए अब आपको सुनवाता हूं, जब एक मंत्री गिरफ्त में है, मंत्री की करीबी के पास से 21 करोड़ निकले हैं, सरकार ममता बनर्जी की है, तो बीजेपी हमलावर है। सुनिए। टीएमसी के सारे लीडर करप्टेड हैं, सब जानते हैं। किसी को हिम्मत नहीं होती थी क्योंकि पुलिस घर आ जाएगा तुरंत। इसीलिए अभी ये जो बरामद हुआ है, चाहे मोबाइल हो और दूसरा डॉक्यूमेंट हो, उसका ऊपर अगर ठीक से कार्रवाई किया जाए तो बहुत दूर तक तार पहुंचेगा, बहुत नेता तक पहुंचेगा और जिनको अरेस्ट किया गया उनसे पूछताछ में बहुत सारा तथ्य आ जाएगा। ये जो रिक्रूटमेंट स्कैम है ये हाई कोर्ट के निर्देश पे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। उसी तरह का तमाम जो स्कैम है, चाहे वो कोल से जुड़ा हो, चाहे कैटल स्मगलिंग से जुड़ा हो या अन्य सिंडिकेट जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता ममता बनर्जी की देखरेख में चलाते हैं, उन पर भी कार्रवाई हो रही है। जहां तक ममता बनर्जी के एक्सपोज होने का विषय है, बंगाल की जनता इस बात को जानती है कि जिस प्रकार से बंगाल के युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने का काम इस एसएससी रिक्रूटमेंट स्कैम ने किया है, ममता बनर्जी अब उससे बच नहीं सकती है। वो अपने आप को
और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर एक बहुत बड़ी स्ट्राइक कर दी है। माफी मांगो वरना मुश्किलों में घिर जाओगे। बाढ़ के आरोप पर स्मृति ईरानी ने पलटवार किया है। स्मृति ईरानी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो उनकी बेटी पर आरोप लगाए गए, कांग्रेस ने अपमानजनक आरोप लगाए, इस पर आज बाकायदा स्मृति ईरानी ने कानूनी स्ट्राइक की है। स्मृति ईरानी ने तय कर दिया है कि कुछ भी बोलकर चले जाने से काम नहीं चलेगा, जवाबदेही तो तय होगी। कांग्रेस पर बड़ी स्ट्राइक की है, जरा दिखाइए, ये आप देख रहे हैं। कांग्रेस के आरोपों पर स्मृति ईरानी ने पलटवार किया है। स्मृति ने कांग्रेस पार्टी को बाकायदा कानूनी नोटिस भेज दिया है, लीगल नोटिस भेजा है। ये दो नेता जो आप देख रहे हैं, इन्हें पवन खेड़ा और जयराम रमेश को, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को ये नोटिस सर्व किए गए हैं। कांग्रेस पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया गया इस नोटिस में। स्मृति की बेटी जोइश को लेकर भ्रम फैलाने का यह इल्जाम है और सभी आरोपों को तुरंत वापस लेने की मांग की है। स्मृति ईरानी ने नोटिस भेजकर बिना शर्त माफी मांगने को कहा गया है। आरोप है कि स्मृति की बेटी का गोवा में रेस्टोरेंट है, यह आरोप कांग्रेस ने लगाया था। कांग्रेस का आरोप है कि रेस्टोरेंट अवैध लाइसेंस के जरिए लिया गया, मृत व्यक्ति के नाम पर लाइसेंस लेने का आरोप लगा है और स्मृति ईरानी ने सभी आरोपों को निराधार बताया और उसके बाद लीगल नोटिस भेजा है। स्मृति का दावा है कि उनकी बेटी बार नहीं चलाती हैं और इन आरोपों से उनका कोई ताल्लुक नहीं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों की क्लास ली। पीएम मोदी आज सर बने और मुख्यमंत्री छात्र बनकर बैठे थे। यह आप देख रहे हैं। बीजेपी का मिशन 2024 तैयारी कुछ ऐसी है, लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीजेपी हेडक्वार्टर जब पहुंचे, वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया एक गुलाब के फूल से, लेकिन प्रधानमंत्री आज मास्टर बन के पहुंचे थे। तो मास्टर तो चले गए, स्टूडेंट आए। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस क्लास को अटेंड करने आए। क्या हुआ क्लास में बताऊंगा, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मोदी सर की क्लास के लिए आए थे। अगली तस्वीर दिखाइए। और हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी क्लास के लिए आए थे। देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर दिखाइए, और देवेंद्र फडणवीस भी ये क्लास अटेंड करने आए थे। तो सिर्फ ये 4 सीएम और डिप्टी सीएम नहीं थे, आपको बताता हूं लंबी लिस्ट है, लगभग 14-15 मुख्यमंत्री दिल्ली में थे मोदी सर की क्लास अटेंड करने के लिए। पहले जल्दी से आपको दिखाऊं कि आखिर कौन कौन क्लास में था। योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, शिवराज सिंह चौहान ने मोदी जी की क्लास अटेंड की। इसके अलावा भूपेंद्र भाई पटेल, हेमंत बिस्वा शर्मा, मनोहर लाल खट्टर और पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के सीएम, ये भी उस क्लास में मौजूद थे। बोमई साहब, देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम, और इसके अलावा पेमा खांडू जी और बीरेंद्र सिंह, ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मंत्र ले रहे थे। मंत्र क्या लिया ये भी आपको बताऊंगा। जयराम ठाकुर हैं और माणिक साहा हैं, रेणु देवी हैं और उसके अलावा तारकिशोर प्रसाद हैं। ये सब इस बैठक में शामिल थे। अब वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बैठक की, जरा बड़ी दिलचस्प तस्वीर है, आइए दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, जेपी नड्डा बैठे हुए हैं और सारे मुख्यमंत्री एक साथ बैठे हैं। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, जेपी नड्डा हैं और ये सारे मुख्यमंत्री। योगी आदित्यनाथ सबसे आगे, हेमंत बिस्वा शर्मा बैठे हैं उनके पीछे, ये देखिए शिवराज सिंह चौहान हैं, मनोहर लाल खट्टर हैं, प्रमोद सावंत हैं, सारे सीएम मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी तरफ बैठे थे। फुल स्क्रीन इस तस्वीर को लीजिए, जरा दिखाइए और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या मंत्र दिया और क्यों बुलाया था आखिर सारे मुख्यमंत्रियों को, ये अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस मुलाकात के पीछे वजह क्या थी, देखिए जरा। तो प्रधानमंत्री मोदी की क्लास, दिल्ली में बीजेपी मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई। यह बैठक दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में हुई। बीजेपी के सभी सीएम और डिप्टी सीएम इस बैठक में शामिल हुए। मुख्यमंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की गई बाकायदा। इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने केंद्रीय योजनाओं के बारे में सवाल जवाब किए, यानी जो केंद्र की योजनाएं मुख्यमंत्री अपने राज्यों में चला रहे हैं वो उनकी प्रोग्रेस क्या है, प्रोग्रेस रिपोर्ट ली, क्योंकि 2024 के इलेक्शन आ रहे हैं।
योजनाओं को और प्रभावी तरीके से लागू करने पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया। केंद्रीय योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर पीएम ने जोर दिया। पीएम का फोकस था। पीएम ने मुख्यमंत्रियों को 2024 को लेकर टिप्स भी दिए कि योजनाओं को लागू कर दिया है, इसका प्रचार प्रसार आगे कैसे करना है, कैसे केंद्र सरकार ने लोगों की जिंदगी को बदला है, यह भी बताना होगा। अगले विधानसभा चुनाव को जीतने का भी लक्ष्य रखा गया। विधानसभा चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हुई और पार्टी को मजबूत करने पर भी मंथन किया गया। यह था 2024 का मंत्र इस क्लास में। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। पिछले दिनों खबर आई कि कुछ ऐसे शहर हैं, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां शुक्रवार को मजहबी छुट्टी होती है। स्कूलों में आखिर मजहबी छुट्टी क्यों? सवाल यह है, देश में एक लोकतंत्र है, संविधान है, सभी पर एक नियम कायदा कानून लागू होता है, तो फिर शुक्रवार को छुट्टी क्यों? यह पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। किशनगंज की तस्वीर आप देख रहे हैं। किशनगंज के, बिहार के किशनगंज के इस स्कूल में संडे को छुट्टी नहीं होती है, फ्राइडे को छुट्टी होती है, शुक्रवार को छुट्टी होती है। इस पर अब बवाल हो रहा है। ये पहली तस्वीर नहीं, अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आपको दिखा रहे हैं, ये झारखंड की तस्वीर, जामताड़ा की। यहां भी बहुत से स्कूल जहां रविवार नहीं शुक्रवार को छुट्टी होती है और स्कूल का नाम, जो सरकारी स्कूल है, उसका नाम उर्दू प्राथमिक विद्यालय लिख दिया गया। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों? भारत में जब एक संविधान है, एक कानून है, सभी के लिए नियम कानून बराबर हैं, तो आखिर रविवार नहीं? क्या अगर सोचिए, फर्ज कीजिए जिन स्कूलों में हिंदू मेजॉरिटी हो, फिर वहां अपने हिसाब से छुट्टियां होंगी, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी है वहां अपने हिसाब से छुट्टी होगी, तो फिर देश में कोई नियम कायदा कानून नहीं होगा, देश में संविधान की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। उसके बाद सोचिए स्थिति क्या बनेगी। जरा रिपोर्ट देखिए पहले। पहले झारखंड और अब बिहार, कौन चला रहा है इस्लामिक एजेंडा? शुरू से ही कि फ्राइडे को ही बंद रहता है और संडे को खुला रहता है। शुक्रवार की छुट्टी का क्या है फॉर्मूला? बिहार के किशनगंज में एक तो नहीं, पूरे 19 स्कूलों की छुट्टी रविवार की जगह शुक्रवार को की जा रही। ऐसे ही एक स्कूल में जब हमारी टीम पहुंची और जब जुमे की छुट्टी का दस्तावेज मांगा, तो पूरे स्कूल में किसी ने सरकारी आदेश की पुष्टि नहीं की, लेकिन बताया गया कि यही परंपरा यहां सालों से चलती आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं किशनगंज के लाइन उर्दू मध्य विद्यालय में, जो आज खुला हुआ है। संडे को यहाँ पर पढ़ाई हो रही है। आप देखिए, संडे को यहाँ पर हलचल है और आम दिनों की तरह ही, जैसे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार को पढ़ाई होती है, वैसा ही यहाँ पर चल रहा है। तो जो देश के दूसरे हिस्सों के बच्चे होंगे, उन्हें लगता होगा कि संडे को स्कूल कैसे खुल सकता है, क्योंकि बच्चे संडे का ही इंतजार करते हैं कि उन्हें स्कूल की छुट्टी मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। कुछ दिन पहले आपने झारखंड की तस्वीर देखी थी, जहां स्कूलों में बच्चों की छुट्टी रविवार की जगह शुक्रवार को हो रही थी। अब सवाल यह है कि जब कोई आदेश ही नहीं, तो इतने सालों से कैसे सरकारी स्कूल में मदरसा रूल चल रहा है? और बड़े ताज्जुब की बात यह है कि यह खेल स्कूल में सालों से चल रहा है। न कोई सवाल करने वाला, न कोई पूछने वाला, न कोई बताने वाला, न कोई एक्शन लेने वाला। देखिए जरा, आखिर छुट्टी रविवार को नहीं शुक्रवार को क्यों, ये आप देख रहे हैं। बिहार के किशनगंज में छुट्टी पर विवाद हो गया है। किशनगंज में कई स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी होती है दरअसल, और रविवार को बच्चे स्कूल पढ़ने आते हैं। किशनगंज में ऐसे करीब एक दो नहीं, 19 स्कूल हैं जहां शुक्रवार को छुट्टी हो रही। ये स्कूल मुस्लिम बहुल इलाकों में है, इसलिए अपने हिसाब से छुट्टियां बदल दी गई। बिना किसी आदेश के शुक्रवार को छुट्टी हो रही है। न प्रशासन का आदेश है, न शासन का आदेश है, और कहा गया दलील यह कि नमाज को लेकर शुक्रवार को छुट्टी होती है। ये स्कूल उर्दू नहीं है, सामान्य सरकारी स्कूल है, वहां के ये हाल है। और स्कूल में अल्पसंख्यक बच्चों की संख्या जो है वो ज्यादा है। लाइन उर्दू मध्य विद्यालय में 1902 से छुट्टी हो रही है। इसी तरह से स्कूल खुलने से ही शुक्रवार छुट्टी परंपरा है, और विद्यालय में 80% बच्चे मुस्लिम होते हैं। झारखंड में भी ऐसे ही मामला सामने आया है। 30 से ज्यादा स्कूलों में जुमे की छुट्टी होती थी। झारखंड का जो मामला था, 10 से ज्यादा स्कूलों पर सरकार ने उसके बाद एक्शन लिया है। सवाल है कि स्कूल में धर्म के आधार पर छुट्टी क्यों?
अब जरा सुनिए लोग स्कूल का स्टाफ क्या कह रहा है और शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं। यहाँ इस स्कूल की परंपरा है शुरू से ही कि फ्राइडे को ही बंद रहता है और संडे को खुला रहता है, क्योंकि मैं जब से यहाँ ज्वाइन की हूँ तब से यही मैं यहाँ मेरा 8 इयर्स हो गया और 2 साल मैं दूसरे ज़िला में थी, वहाँ से ट्रांसफ़र होके यहाँ आई हूँ। ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं बिहार में जहाँ फ्राइडे बंद और संडे खुला रहता है, सिर्फ ये एक इकलौता स्कूल नहीं है। आप जो कह रहे हैं इसकी कोई आधिकारिक जानकारी अभी नहीं है हम लोगों के पास, और आप बता रहे हैं तो हम लोग इसकी जांच कराएंगे। और वैसे भी जो उर्दू विद्यालय नहीं है, किसी के लिख देने से, किसी के कह देने से तो हो नहीं जाता है। सरकार के रिकॉर्ड में जिस विद्यालय की जो श्रेणी है वही रहती है और वो वही रहेगा। अगर कहीं कोई ऐसी बात है तो जरूर इसकी जांच कराई जाएगी और जो सही है वो किया जाएगा। और आइए अब आपको बताता हूं, इन स्कूलों में तो शुक्रवार की छुट्टी है, लेकिन दुनिया के वो कौन कौन से मुल्क हैं, इस्लामिक मुल्क, जहां शुक्रवार को छुट्टी होती है। भारत इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, ये वो देश हैं जहां शुक्रवार को छुट्टी होती है। सऊदी अरब इस्लामिक राष्ट्र है जहां शुक्रवार को छुट्टी होती है। ओमान भी उसमें शुमार है, फ्राइडे को छुट्टी होती है। बहरीन है जहां शुक्रवार को छुट्टी होती है। कुवैत में भी जुमे को छुट्टी का प्रावधान है और कतर है जहां छुट्टी फ्राइडे को होती है। अल्जीरिया जहां छुट्टी शुक्रवार को होती है और मिस्र में भी छुट्टी शुक्रवार को होती है। इराक में भी छुट्टी होती है फ्राइडे को। जॉर्डन भी उसमें शुमार है जहां फ्राइडे को छुट्टी होती है। ये वो मुल्क हैं जो इस्लामिक राष्ट्र हैं। लीबिया जहां छुट्टी फ्राइडे को ही होती है। लेकिन भारत में एक संविधान है, धर्मनिरपेक्ष संविधान है, जो किसी धर्म के आधार पर छुट्टी की इजाजत नहीं देता। बहरहाल आइए अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर रविवार की छुट्टी का तर्क कैसे आया। रविवार को कभी आपने सोचा है कि संडे को ही छुट्टी क्यों होती? तो आइए आपको यह बताने जा रहे हैं कि संडे की छुट्टी के पीछे वजह क्या है। दरअसल रविवार को हफ्ते का आखिरी दिन माना जाता है। संडे को माना जाता है मंडे से सैटरडे आपने काम किया और संडे हफ्ते का आखिरी दिन है। आखिरी दिन की ये जो मान्यता है 1986 में दी गई, 1986 में। हालांकि रविवार की छुट्टी पहले से चल रही है और ब्रिटेन में 1843 में 1843 में रविवार को छुट्टी घोषित की गई थी। गवर्नर जनरल ने एक प्रस्ताव पारित किया था, उसके बाद इस छुट्टी की परंपरा शुरू हुई। 1890 में भारत में संडे की छुट्टी शुरू की गई। अंग्रेज शासन में भारतीय 7 दिन काम किया करते थे, एक भी छुट्टी नहीं होती थी। भारतीयों को 7 दिन काम करना पड़ता था। भारतीय मजदूर 7 दिन काम करते थे, जिससे मजदूर के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा था। मेघाजी लोखंडे ने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि आखिर मजदूर क्यों 7 दिन काम करेगा, उसको रेस्ट भी चाहिए। अंग्रेजी हुकूमत को लोखंडे की बात माननी पड़ी। 10 जून 1890 को रविवार की छुट्टी घोषित हुई। उसके बाद अधिकतर पश्चिमी देशों में रविवार की छुट्टी होती है और चीन, फिलीपींस में संडे को छुट्टी रहती है। अमेरिका और कनाडा में छुट्टी पर ब्लू लॉ है। ब्लू लॉ के तहत शनिवार रविवार अवकाश होता है। हिंदुस्तान में भी बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज में शनिवार और रविवार को ऑफ होता है। अधिकतर सरकारी दफ्तर बंद रहते हैं और रविवार को छुट्टी के धार्मिक कारण भी हैं। हिंदू धर्म में रविवार से हफ्ते की शुरुआत मानी जाती है। रविवार को सूर्य का दिन माना जाता है। ईसाई भी रविवार को ईश्वर का दिन मानते हैं और भारत सरकार ने रविवार छुट्टी के दिन की मान्यता नहीं दी ऑफिशियली। जम्मू के रमन शर्मा ने आरटीआई भी इसके लिए बाकायदा दाखिल की थी। 18 जुलाई 2012 को केंद्र सरकार ने इस पर जवाब दिया, बताया कि रविवार को छुट्टी का कोई प्रावधान नहीं है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली आज की बड़ी खबर है जो सोचने पर भी मजबूर कर रही है। बात मंकी पॉक्स की करने जा रहे हैं। दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली तक मंकी पॉक्स पहुंच गया है। कोरोना ने लाखों जानें ले ली हैं। एक नई बीमारी मंकी पॉक्स आ गई है। यह बीमारी डराने वाली है। पहला केस आया है भारत में मंकी पॉक्स का कुछ इस तरह से। देखने से ही आप भयावह लगता है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मंकी पॉक्स की है। दिल्ली में एक केस आ चुका है। शुरुआत दिल्ली से हो चुकी है। तो ये क्या है, कैसे भारत में आया, इसका इलाज क्या है, डॉक्टर भी हमारे साथ जुड़ेंगी, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बताता हूं, आइए, भारत में मंकी पॉक्स पहुंचा है कहां कहां तक।
दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मरीज मिला है। आपको बताऊं, पश्चिमी दिल्ली में पहला केस सामने आया है। वेस्ट दिल्ली में 31 साल के व्यक्ति में मंकी पॉक्स वायरस की पुष्टि हुई है। मरीज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में फिलहाल भर्ती है और बुखार, त्वचा में घाव होने के बाद उसे अस्पताल में एडमिट कराया गया है। संक्रमित मरीज ने विदेश में यात्रा नहीं की थी, कोई ट्रैवल नहीं किया था विदेश में। देश में मंकी पॉक्स का पहला मरीज केरल में मिला है और केरल में के कोल्लम में 12 जुलाई को पहला केस सामने आया था। संक्रमित शख्स यूएई से वापस लौटा था, यूनाइटेड अरब एमिरेट से। दूसरा केस अगले ही दिन कन्नूर में सामने आया है और दुबई से आए शख्स में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है। भारत में मंकी पॉक्स के अब तक 4 केस सामने आ चुके हैं। दुनिया भर में मंकी पॉक्स के करीब 17,000 मामले सामने आए हैं। अफ्रीका में अब तक 5 मरीजों की मौत मंकी पॉक्स से हो चुकी है। आइए आपको बताता हूं कि आखिर ये मंकी पॉक्स क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसे आप कैसे पहचानें और बच्चों को स्कूल में जाने से क्या कुछ एहतियात बरतें। कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स लोगों को डराने लगा है। मंकी पॉक्स का वायरस दिल्ली पहुंच चुका है। 12 जुलाई को सबसे पहले केरल में मंकी पॉक्स का मरीज मिला था। संक्रमित मरीज यूएई से आया था। दिल्ली में मिले मंकी पॉक्स के मरीज की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इसने स्वास्थ्य विभाग से लेकर आम लोगों की टेंशन और बढ़ा दी है। अब आपको बताते हैं कि मंकी पॉक्स के लक्षण क्या क्या हैं, जिन्हें आपको पहचानना बहुत जरूरी है। ग्राफिक्स होगा। बुखार आना, त्वचा पर चकत्ते या दाने आना, कुछ इस तरह का होता है मंकी पॉक्स। चेहरे से यह शुरू होकर हाथ, पैर और हथेलियों और तलवों में दाने होते हैं। सूजे हुए लिम्स नोड, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द होता है या थकान, गले में खराश और खांसी, आंखों में दर्द या धुंधला दिखता है, सांस लेने में परेशानी होती है, सीने में दर्द होता है, बार बार बेहोश हो सकता है शख्स और दौरे पड़ना, यूरिन कम आना भी इसके लक्षण में शुमार है। अगर ऐसे लक्षण दिखें तो मरीज को सबसे पहले आइसोलेट कर दें, अलग कर दें। स्वास्थ्य विभाग को फौरन जानकारी दें। अब आपको बताते हैं कि मंकी पॉक्स वायरस का यह फैलता कैसे है, यह वायरस कैसे फैलता है, अगर किसी शख्स को हुआ है कैसे एहतियात बरतना है, यह मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, मंकी पॉक्स से बचने के लिए क्या करें यह आपको बताऊंगा, लेकिन कैसे फैलता है यह मंकी पॉक्स, सबसे पहले यह देखें जरा। शारीरिक संपर्क से फैल सकता है, एक दूसरे को छूने से मंकी पॉक्स फैल सकता है। शरीर से निकलने वाले जो तरल पदार्थ हैं उससे यह फैल सकता है। यौन संपर्क या घाव के संपर्क में आने से भी यह फैलता है। मरीज की यूज की गई चीजों के जरिए भी यह फैलता है। मरीज के संपर्क में आने पर सांस की बूंदों के जरिए भी यह फैल सकता है। मंकी पॉक्स हवा में नहीं फैलता है। यह इसके फैलने के तरीके मैं आपको बता रहा था। हमारे साथ डॉक्टर जुड़ रही हैं, डॉक्टर स्वाति जुड़ रही हैं, जिनसे हम बात करते हैं कि आपको बताता हूं कि आखिर क्या कुछ लक्षण है, डॉक्टर के जरिए खुद जानिए। डॉक्टर स्वाति हमारे साथ जुड़ रही हैं। डॉक्टर स्वाति, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है, दर्शक परेशान है, जो तस्वीरें देखी हैं, जरा बताइए कैसे कैसे फैलता है ये मंकी पॉक्स और इसके लक्षण क्या है, ये बताइए। अगर किसी भी व्यक्ति को बुखार है, बुखार के साथ बदन दर्द, सर दर्द और साथ ही में शरीर के अगर ग्रंथियां में सूजन महसूस हो रही है या फिर चकत्ते दिखाई दे रहे हैं लाल लाल चेहरे पर, मुंह के अंदर या हाथ की हथेलियों पर या पैर के तलवों पर या फिर गुप्तांगों में अगर इस तरह के लाल चकत्ते दिखाई दे रहे हैं तो ये मंकी पॉक्स के लक्षण हो सकते हैं। साथ ही में अगर ऐसे में किसी व्यक्ति ने पिछले 21 दिनों में ऐसे देश में ट्रैवल किया है जहां की मंकी पॉक्स के मामले सामने आ रहे हैं या कोई व्यक्ति समलैंगिक है तो ऐसी स्थिति में मंकी पॉक्स होने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। और आइए आपको बताता हूं इसका बचाव क्या है और इसका इलाज क्या है। डॉक्टर से उसके बाद आगे का सवाल करेंगे। आइए मैं आपको बताऊं कि इसका बचाव क्या है और कैसे इसका इलाज होगा, ये बहुत जरूरी है जानना, और उसके लिए क्या कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने। संक्रमित व्यक्ति को फौरन आइसोलेट कर दें। बचाव का तरीका यह है, मरीज से लोगों की दूरी बनाकर रखें, साथ ही साथ मरीज के नाक और मुंह को मास्क से ढक दें, त्वचा के घाव को चादर से या गाउन से ढक दें। जांच के लिए तुरंत स्वास्थ्य विभाग को सूचित करें। मरीज को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया जाएगा। उसके बाद संदिग्ध मरीजों के सैंपल जांच के लिए भेज दें और पॉजिटिव केस पाए जाने पर कॉन्टैक्ट
ट्रेसिंग की जरूरी है। मरीज के इस्तेमाल की गई चीजों के संपर्क में आने से बचें। संक्रमण से बचाव के लिए सेफ सेक्स करें, यह जरूरी है। साफ सफाई का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाए और नियमित तौर पर हाथ धोते रहें, यह इसमें शामिल है। अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर यूज करें, यानी जो कोरोना के दौरान आप सैनिटाइजर यूज कर रहे थे। डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रही हैं जिनसे जानते हैं कि आखिर बचाव क्या है इससे निपटने का। डॉक्टर स्वाति लगातार बनी हुई। स्वाति, दर्शक हमारे जान रहे हैं, ये जानकर तो डर गए कि आखिर ये मंकी पॉक्स है कितना खतरनाक। अब ये बताइए कि इससे बचा कैसे जाए। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है जिससे कि मंकी पॉक्स है या शुरुआती लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उस व्यक्ति को हमें आइसोलेट करना है और उनके संपर्क में आया हुआ कोई भी बेडिंग है, यानी कि बिस्तरा, उनका तौलिए या जो भी बर्तन वो खाने पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अलग से धुलने और उनको जो है ग्लव्स पहन करके ही छूने की जरूरत है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है एक तो मास्क लगा करके रखना, N95 मास्क, जिससे कि संक्रमण किसी दूसरे व्यक्ति के जो मुंह और नाक से निकलने वाले कण हैं उनसे हमारे अंदर नहीं आए। साथ ही ऐसे व्यक्ति के चीजों को हमें छूने के बाद अच्छे से साबुन और पानी से हाथ धोने की जरूरत है या अल्कोहल सैनिटाइजर लगाने की जरूरत है, ताकि वो संक्रमण दूसरे व्यक्ति से हम तक नहीं आए। तो डॉक्टर स्वाति को आप सुन रहे थे। आइए अब आपको बताता हूं ये मंकी पॉक्स आया कहां से। पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था, दुनिया कोरोना से लड़ रही थी। एक नई बला मंकी पॉक्स कहां से आया और इसका ताल्लुक किन देशों से है, भारत कैसे आया? तो पहली बार आपको बताऊं 1958 में 1958 में मंकी पॉक्स वायरस की खोज हुई। 1958 में 2 बंदरों में चेचक जैसी बीमारी के लक्षण मिले थे और इसलिए वायरस का नाम मंकी पॉक्स पड़ गया। उसके बाद इंसानों में पहला मामला 1970 में कोंगो में मिला था। कोंगो में 9 साल के बच्चे में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई। 9 साल के बच्चे में बीमारी चूहे, गिलहरी और नर बंदरों से फैलती है। यह बीमारी ज्यादातर अफ्रीकी महाद्वीप में ही रही उस दौरान तक। अफ्रीका के बाहर पहला केस 2003 में अमेरिका में मिला था। पहली बार बिना ट्रैवल हिस्ट्री के विकसित देशों में केस बढ़ गए हैं और इसी नए पैटर्न से दुनिया की टेंशन बढ़ गई है और पहली बार मंकी पॉक्स 70 से ज्यादा देशों में पहुंच गया है। और मंकी पॉक्स और चेचक एक ही वायरस फैमिली के हैं। मंकी पॉक्स और चेचक 1980 में दुनिया से खत्म घोषित कर दिया गया था। अगर चेचक की वैक्सीन ली है तो वो भी मंकी पॉक्स में कारगर होती है। चेचक से लड़ाई मंकी पॉक्स को हराने में काम आ सकती है। हमारे साथ डॉक्टर स्वाति लगातार बनी हुई हैं जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं और अगर वो ये खबर देख रहे हैं तो बच्चों का बचाव कैसे करना है स्कूल में, डॉक्टर स्वाति से जानते हैं। डॉक्टर स्वाति, जरा बताइए, जो माँ बाप देख रहे हैं, जो अभिभावक देख रहे हैं, उन्हें बताइए, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, मंकी पॉक्स दिल्ली तक पहुंच चुका है, बच्चों को कैसे बचाएं, क्या कुछ प्रिकॉशंस लें? बच्चों में क्योंकि इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है कि उनमें ज्यादा तीव्र बीमारी हो सकती है, ऐसी स्थिति में सबसे पहले अगर घर में किसी को भी बीमारी है या कोई शुरुआती लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उस व्यक्ति से हमें बच्चों को दूर रखने की जरूरत है ताकि बच्चों में ये संक्रमण नहीं आए। साथ ही बच्चों को हमें ये बताना जरूरी है कि मास्क लगा करके रखें। स्कूल में भी कहीं बाहर खेलने जाते हैं तो वहां पर भी कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा मास्क लगा करके रखें और हाथों की साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि गंदे हाथ या किसी ऐसे व्यक्ति के संक्रमण जिसको संक्रमण हो उसके संपर्क में आने के बाद अगर ये हाथ अपने आंख, नाक या मुंह पर लगाते हैं तो वहां। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर स्वाति को। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।